आपने कभी मैथ के एक ऐसे प्रॉब्लम को देख करके सोचा है कि ये नंबर्स, लेटर्स और ये छोटे छोटे एक्सपोनेंट्स एक साथ हैंग आउट क्यों कर रहे हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम मी? Don't worry, you are not alone. Today we are going to crack the code of polynomials. हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ सीबीएसई क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह इस एक वीडियो में हम कवर करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। हर क्वेश्चंस को करते दौरान मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक शेयर करती चलूंगी। कुल मिला के अगर आप ये पूरा वीडियो मेरे साथ देखते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिर से आ गया है वही 3x² + 5x - 2। तो अब देखो भाई, इस एक्सप्रेशन में ना 3 तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला है द नंबर फ्रेंड। यस, नंबर दोस्ती है यार, मैथ्स पढ़ रहे हैं, नंबर से दोस्ती तो करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर नंबर्स हमें देखो 2 तरीके से दिख रहे हैं। एक तो वो नंबर है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल फ्री है, अकेले है, एकदम मस्त है, जैसे कि 2। अब अगर 2 को देखो तो भाई 2 अपने साथ किसी और को लेके नहीं घूम रहा है, वो अपना फ्री है। तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर 2 है तो उसकी वैल्यू 2 ही है, -2 है तो -2 ही है, उसकी वैल्यू 30, 40, 90 नहीं हो सकती है। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, इसीलिए कांस्टेंट्स। ठीक है। लेकिन एक और तरह के नंबर हमें इस एक्सप्रेशन में दिख रहे हैं, वो जो वेरिएबल का हाथ पकड़े खड़े हैं। बड़े ध्यान से देखो, जो लेटर्स हमें दिख रहे हैं जैसे कि x, 3x², 3 जो है x का हाथ पकड़ के खड़ा है, 5x, 5 जो है वो x का हाथ पकड़ के खड़ा है। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। धीरे धीरे इन टर्म्स के साथ थोड़ी सी दोस्ती कर लो, क्योंकि आगे चल के अच्छे से समझ में आ ही जाएगा ये चीजें क्या होती है। तो भाई नंबर हमें यहाँ 2 तरह के दिखे, एक तो कॉन्स्टेंट्स दिखे, एक कोफिशिएंट्स दिखे। फिर आता है द अननोन अल्फाबेट। अननोन अल्फाबेट, अल्फाबेट दिख रहा है हमको x, बट ये ना अननोन है। अननोन क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। किसी सिचुएशन में तो x की वैल्यू 50 हो जाती है, तो किसी और सिचुएशन में -5 हो जाती है, तो कहीं और 0 हो जाती है, राइट। इसका मतलब सिचुएशन के हिसाब से x जो है अपना रंग बदलते रहता है, अपनी वैल्यू चेंज करते रहता है। तो इनके जो वैल्यूज हैं वो बदलते रहते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है। और इन वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट से, कभी XYZ तो कभी ABC तो कभी PQR। ठीक। अब जो तीसरा बंदा इन्वॉल्व है इसमें, वो कौन है? वो है एक्सपोनेंट्स, या फिर जिसे हम पावर भी कहते हैं। अब देखो, x के ऊपर 2 दिख रहा है, जिसे हम x² कहते हैं, कभी x³, कभी x⁻1, जिसे हम नॉर्मली x लिखते हैं, कभी x⁻20, राइट। तो ये जो पावर रहता है, उस पावर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट, या फिर पावर भी कहते हैं बहुत बार। ठीक है। तो भाई ये 3 तरह के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। अब सभी लोग सोच रहे होंगे कि यार मैम ना इसी एक्सप्रेशन के आगे पीछे बातें कर रही है, इसका मतलब यही एक पॉलिनोमियल है। एंड यू आर राइट, दिस इज अ पॉलिनोमियल। पॉली बोले तो मेनी और नोमियल बोले तो टर्म्स। कोई भी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हो, और वो टर्म्स किस चीज से बने होते हैं? वो टर्म्स जो है वो कांस्टेंट्स, कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, पावर्स, इन सब चीजों से बने होते हैं। ठीक है। और ये जो टर्म्स होते हैं ये डिफरेंट ऑपरेशन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब इसी यही एग्जांपल ले लो। अब देखो, 3x² एक टर्म है, 5x एक टर्म है, 2 एक टर्म है, बट ये सारे टर्म्स जो हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और जुड़ के ये जो एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है दैट इज अ पॉलिनोमियल। अब अगला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि ये पॉलिनोमियल्स काम कहाँ आते हैं? टेक्स्ट बुक की बात हटाओ, ये बताओ कि हमारे रियल लाइफ में हम कहाँ पर पॉलिनोमियल्स के इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, कहाँ पर हम इस तरह के x² + y + 3z ऐसे इक्वेशंस हम बनाएंगे, ऐसे एक्सप्रेशंस हम लिखेंगे। तो चलो लेते हैं एक रिलेटेबल एग्जांपल।
ठीक है। तो लेट अस से कि कोई बहुत ही बढ़िया नई वाली मूवी आई है जिसको देखने के लिए एकदम हर तरफ शोर मचा हुआ है, सभी लोग अपनी पूरी पूरी फैमिली के साथ, कई फैमिलीज के ग्रुप एक साथ वो मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। तो लेट अस से हम बात कर रहे हैं इस मूवी थिएटर की जहां पर एक एडल्ट टिकट का प्राइस है 150 रुपीज और एक चाइल्ड टिकट का प्राइस है 100 रुपीज। हालांकि आज के दिन में एडल्ट और चाइल्ड टिकट की प्राइसिंग अलग होती नहीं है मोस्ट ऑफ द जगहों पर, बट अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला जो मूवी थिएटर है यहाँ पर एडल्ट और चाइल्ड की टिकट की प्राइसिंग अलग है। ठीक है भाई। अब ये मूवी काफी पॉपुलर है तो भाई बड़े बड़े ग्रुप्स में लोग देखने आ रहे हैं। कभी 40 लोगों का ग्रुप आ रहा है तो कभी 8 लोगों का ग्रुप आ रहा है, कभी 18 लोगों का ग्रुप आ रहा है। अब अगर हम एक सिंगल ऐसा एक्सप्रेशन लिख लें जिसके हेल्प से हम बड़ी आसानी से सभी लोगों के बुकिंग कॉस्ट को निकाल सके कि भाई अगर 50 का ग्रुप आया तो उनका टोटल उनको कितना पे करना है, अगर 8 लोगों का ग्रुप आया उनको टोटल कितना पे करना है, वो हमें बताना हो। ठीक है, उसके लिए अभी हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, एक एडल्ट टिकट 150 रुपीज, एक चाइल्ड टिकट 100 रुपीज एंड लेट्स से कि हर बुकिंग पर कन्वीनियंस फी इज ₹50। हर बुकिंग मतलब एक बुकिंग पर 50 रुपए का कन्वीनियंस फी। फर्क नहीं पड़ता कि उसमें 50 टिकट है कि 500 टिकट है, एक बार में जो बुकिंग हो रही है उस एक बार के बुकिंग के लिए 50 रुपीज आपको पे करना है। ठीक है, अच्छा तो चलो अब एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, अब मान लो कि जो नंबर ऑफ एडल्ट्स हैं किसी भी ग्रुप के लिए, जो नंबर ऑफ एडल्ट्स हैं दैट इज x और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है दैट इज y। ये एक्स वाई कहाँ से आया? अब भाई सोच के देखो, हर ग्रुप में नंबर ऑफ एडल्ट्स तो अलग होंगे। किसी ग्रुप में शायद 5 एडल्ट्स हैं, किसी ग्रुप में 15 एडल्ट्स हैं, तो किसी ग्रुप में 50 एडल्ट्स हैं। तो मतलब इसकी वैल्यू बदलेगी सिचुएशन के हिसाब से, तो इसीलिए हम यूज करेंगे वेरिएबल का। वेरिएबल हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट से। यस, तो इसीलिए हमने बोला कि मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ एडल्ट्स हैं दैट इज एक्स, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है दैट इज वाई। ठीक है, तो उस केस में किसी भी ग्रुप के लिए जो टोटल कॉस्ट होगा वो कितना होगा? 1 एडल्ट टिकट इज 150, तो x एडल्ट टिकट का प्राइस हो जाएगा 150 इंटू एक्स। 1 चाइल्ड टिकट का कॉस्ट है 100, तो फिर y चाइल्ड टिकट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 100 इंटू वाई। और मैंने बोला था एक बुकिंग के लिए 50 रुपीज का कन्वीनियंस फी, तो उस 50 को ऐड कर देंगे। तो मतलब हमारी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? 150x प्लस 100y प्लस 50, तो ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, अब ये एक क्या बन गया है? पॉलिनोमियल बन गया है, जिसमें देखो 150x एक टर्म है, 100x एक टर्म है, 50 एक टर्म है। 50 यहाँ पर कांस्टेंट है, x और y जो है वो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। एग्जैक्टली 150 और 100 यहाँ पर कोफिशिएंट्स हैं, राइट? तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया। अब मजे की बात है, देखो इस पॉलिनोमियल को बनाने से क्या मदद मिलेगी। अब मान लो कोई भी ग्रुप आया, एक ग्रुप आया, उसने बोला भाई हमारे 5 एडल्ट्स हैं, 2 बच्चे हैं, तो तुम क्या करो, x की वैल्यू 5 डाल दो, y की वैल्यू 2 डाल दो और इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर लो वैल्यू, राइट? कोई ग्रुप आया जिन्होंने बोला कि भाई हमारे 75 एडल्ट्स हैं और 5 किड्स हैं, तुम x की वैल्यू 75 डाल दो, y की वैल्यू 5 डाल दो और इसकी वैल्यू निकाल लो, राइट? तो इस तरीके से काम आता है ये एक्सप्रेशन। तो रियल लाइफ सिचुएशन में हम किसी भी सिचुएशन के लिए एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की वैल्यू डाल के हम बड़ी आसानी से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम इन पॉलिनोमियल्स को फॉर्म करते हैं, इन एक्सप्रेशंस को फॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि कोई इंटर स्कूल फेयर होने वाला है, ठीक है, जहां पर सभी स्कूल्स पार्टिसिपेट करेंगे मेले में और वो अपने अपने स्टॉल्स लगाएंगे। अब ये डिसाइड किया गया है कि हर स्कूल 2 टाइप के स्टॉल्स लगाएगा, या तो फूड स्टॉल्स या फिर गेम स्टॉल्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉल्स हर स्कूल अपना खुद से डिसाइड कर सकता है कि भाई मैं 5 गेम स्टॉल और 2 फूड स्टॉल्स लगाऊंगा, या फिर मैं 10 गेम स्टॉल और 25 फूड स्टॉल्स लगाऊंगा। दैट इज समथिंग दैट द स्कूल्स कैन डिसाइड। ठीक है, एक गेम स्टॉल को सेटअप करने का जो कॉस्ट है दैट इज 1500 रुपीज, एक फूड स्टॉल को सेटअप करने का जो कॉस्ट है दैट इज 1800 रुपीज, और बाकी जो बाहर का डेकोरेशन वगैरह का कॉस्ट है दैट इज 2000 रुपीज। ठीक है, तो ये कॉस्टिंग है। ठीक है, अब इसके हेल्प से लेट अस फॉर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी हेल्प से कोई भी स्कूल जो है ना अपना टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, एक गेम स्टॉल का 1500, तो लेट अस से नंबर ऑफ गेम स्टॉल्स इज x, बिकॉज कितने गेम स्टॉल्स होंगे वो सारे स्कूल्स के लिए अलग अलग होंगे, तो 1500 इंटू एक्स प्लस लेट अस से नंबर ऑफ फूड स्टॉल्स इज y, सो 1800 इंटू वाई
प्लस जो 2000 रुपीज बेसिक डेकोरेशन के लिए है उसको भी ऐड कर दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन बना, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कोई भी स्कूल x और y की वैल्यू डाल के अपना टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता है बड़ी इजीली। अब बात करेंगे हम ऐसे पॉलिनोमियल्स की जहां पर सिर्फ एक वेरिएबल हो। तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, व्हिच इज यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। यूनि मतलब वन, वेरिएट आया है वेरिएबल से, तो एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल को हम कहते हैं यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल या फिर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसमें टर्म्स तो 3 है लेकिन वेरिएबल एक ही है, दैट इज एक्स। जैसे 4z माइनस 8, इसमें एक ही वेरिएबल है, दैट इज z। तो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल एक ही हो उसे हम कहते हैं यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट वेरिएबल एक ही होना चाहिए। दूसरी चीज जो हम नोटिस करते हैं कि जो वेरिएबल का पावर होता है दैट इज ऑलवेज अ होल नंबर। द पावर कुड बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो चलो अब बात करेंगे हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। डिग्री का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, ध्यान देना, जो हाईएस्ट पावर है उसे हम डिग्री कहते हैं। मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहां पर ये यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल है क्योंकि एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। बट x के अलग अलग पावर्स हैं। जैसे पहले टर्म में x का पावर है 3, दूसरे टर्म में x का पावर है 2, तीसरे टर्म में x का पावर है 1, बट x का हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल का जो डिग्री है दैट इज 3। तो चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है 9। अब आप बोलोगे मैम ये तो बस एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों नहीं है? हो सकता है ना ये पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। जरूरी नहीं है कि किसी, अगर मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल बोला 3x प्लस 2y, पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। अब इस पॉलिनोमियल में कोई कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? है। सो पॉलिनोमियल में अगर सिर्फ कांस्टेंट हो या सिर्फ वेरिएबल हो तो भी चलता है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को जिसमें वेरिएबल होता ही नहीं है, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? अब यार वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 0। तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री है 0। 4x प्लस 7, तो ये एक पॉलिनोमियल है, यस। यहां पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 1। इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिस पॉलिनोमियल का डिग्री इज 1। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहां पर डिग्री कितनी है? 2, एग्जैक्टली, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड फाइनली एक और एग्जांपल देख लेते हैं, विच इज एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1, जहां पर x की हाईएस्ट पावर है 3 और इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलो आपके लिए एक सवाल, 5x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? लेट अस ट्राई दिस आउट। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x प्लस 57y माइनस 215 माइनस z। अब इस पॉलिनोमियल का आपको बताना है डिग्री। सबसे पहले तो देखो इस पॉलिनोमियल में 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, x, y, z। सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, लेकिन तीनों ही वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 1। तो इसे हम कह सकते हैं किस तरह का पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। तो चलो भाई, अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े उसके ऊपर कुछ 2-4 क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन, what are the coefficients of x square and x cube in the polynomial x to the power 4 minus 3x cube plus 6x square minus 2x plus 7? ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है? वो नंबर, हमारा वो नंबर फ्रेंड जो वेरिएबल का हाथ पकड़ के रहता है ना। तो किसकी कोफिशिएंट निकालनी है? एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की। तो यहां से देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? -3। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा -3। और अगर बात करें कोफिशिएंट की ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? +6।
ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी यहाँ पर। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे हम इस चैप्टर की, फिर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और जब तक चैप्टर खत्म होगा तब तक आप पॉलिनोमियल्स में एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस, पॉजिटिव इंटीजर ध्यान देना, वो दिया हुआ है 63। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर्स, हमें वो दो इंटीजर्स निकालने हैं। आमतौर पे जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन होंगे जो निकालना है उसको आप दो वेरिएबल मान लो, क्योंकि फिलहाल उनकी वैल्यूज हमें पता नहीं है ना। सो हमने मान लिया कि भाई लेट द टू इंटीजर्स बी x एंड y, ठीक है। क्वेश्चन के मुताबिक इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 63। सो इसका मतलब x माइनस वाई जो है दैट इज इक्वल टू 63, ठीक है। दोनों के बीच का रेशियो इज 2:5। अब यहां पर देखो एक कैच है, आमतौर पे बच्चे क्या करेंगे, वो लिख देंगे x:y इज 2:5। बट अगर आप ऐसे ही लिख दोगे ना, काफी चांस है कि लास्ट में जाके आपको आंसर एकदम करेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अच्छे से सुनो। दोनों का डिफरेंस, ये दोनों कैसे इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और इन दोनों का डिफरेंस 63 है। तो इसका मतलब अगर मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू 63 लिखा है तो इसका मतलब यही है कि मैंने ये एज्यूम किया है कि x की वैल्यू y से ज्यादा है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है भाई, राइट। तो x की वैल्यू y से ज्यादा है तभी तो इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है ना। अब जब दोनों के रेशियो की बात हो रही है, अगर x y से बड़ा है तो x:y 2:5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि x बड़ा है, 2/5 है, तो छोटा नंबर ऊपर की तरफ आएगा, बड़ा नंबर नीचे की तरफ आएगा। इस रेशियो को हम कैसे लिखेंगे, y:x इज गिवन एज 2:5, ठीक है। तो इसका मतलब y/x जो है ये दिया हुआ है 2/5। यहां से हम y को क्या लिख सकते हैं, 2/5x। अब ये जो हमारा पहला इक्वेशन था ये क्या बन गया है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, राइट। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम y की जगह ये वाली वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 2/5x, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगा वो, x माइनस वाई की जगह लिखेंगे 2/5x इज इक्वल टू 63। अब तो हम इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 5, ये हो गया 5 माइनस 2, x इज इक्वल टू 63। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 63 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 105। अब x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू उसमें तो कुछ बचा ही नहीं यार, क्योंकि y क्या होता है 2/5x, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/5 इंटू x जो कि है 105, तो ये हो जाएगा 42। सो देयरफॉर जो इंटीजर्स हैं उनकी वैल्यूज क्या क्या हो गई, एक इंटीजर 105 और दूसरा इंटीजर 42। ये हमारा फाइनल आंसर। अब आंसर आपने सही निकाला है, इसको वेरीफाई करने के लिए आप देख लो भाई, इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे तो आपको 63 मिलेगा, इन दोनों का रेशियो निकालोगे आप तो आपको 2:5 मिलेगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, बट मेरी यही राय रहेगी कि आप मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसमें जो मजा आएगा, उसमें जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी वो किसी और तरीके से नहीं आएगी। सो द राइट अप्रोच वुड बी, जब मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। जब ये पूरी वीडियो आप देख लो उसके बाद अगले एक दिन के अंदर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप सॉल्व कर डालो। जहां पे भी आपको डाउट हो वो आप learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन पर पूछ लो। सुपर्ब। तो चलो आई थिंक हम लोग तैयार है देखने के लिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है अ फार्मर कट्स अ 300 feet फेंस इनटू 2 pieces ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, इस तरह की फेंसिंग तो आप लोगों ने देखी ही होगी, राइट। अब इसको एक फार्मर ने 2 पीसेस में कट किया, लेकिन वो दोनों सेम साइज का नहीं था। द लॉन्गर पीस इज 4 times as long as the shorter piece। ठीक है, तो अगर लेट्स से ये हमारा शॉर्टर पीस है, लेट्स से, और ये हमारा लॉन्गर पीस है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्टर पीस की जो लेंथ है लॉन्गर पीस की लेंथ उससे 4 times है। तो लेट अस सपोज कि शॉर्टर पीस की लेंथ है x, तो उस हिसाब से लॉन्गर पीस की लेंथ हो जाएगी 4x।
एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, हमें निकालना है हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस, हमें इन दोनों की लेंथ्स निकालनी है, मतलब कि x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। दिया हुआ क्या है, फार्मर कट्स 300 फीट फेंस, मतलब टोटल उस फेंस की लेंथ दी हुई है। अब इसका क्या मतलब हुआ, सीधा सीधा कि x प्लस 4x की जो वैल्यू है दैट इज 300 फीट, तो यानी कि 5x की वैल्यू हो जाएगी 300, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 300 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 60 फीट। तो x की वैल्यू हो गई 60 फीट और 4x की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 240 फीट। तो ये हो गया हमारे आंसर कि भाई शॉर्टर वाले फेंस की लेंथ हो जाएगी 60 फीट और लॉन्गर वाले की लेंथ हो जाएगी 240 फीट। काफी इजी था, काफी सिंपल था। ठीक है, इसमें क्या कैच था इस क्वेश्चन में, बस इस इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन को करेक्टली लिखना, दैट वाज द ओनली कैच। तो चलो अब बात करेंगे हम लीनियर पैटर्न्स के बारे में। लीनियर पैटर्न्स क्या होता है, अब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इनमें हमें एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है और वो ये है कि हर सक्सेसिव वैल्यू का जो चेंज है दैट इज अ कांस्टेंट। अब ये सक्सेसिव वैल्यू चेंज ये क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। वीडियो गेम्स खेलते ही रहते हो आप लोग भी, ठीक है। लेट अस से कि कोई एक ऐसा वीडियो गेम है जहां पर प्लेयर को हर लेवल पे 20 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो लेट्स से लेवल 1 पार करने के बाद 20 पॉइंट्स, लेवल 2 पार करने के बाद 20 और पॉइंट्स, लेवल 3 पार करने के बाद 20 और पॉइंट्स। सो कुल मिला लेवल 1 के बाद प्लेयर के पास टोटल 20 पॉइंट्स होंगे, लेवल 2 के बाद प्लेयर के पास टोटल 40 पॉइंट्स होंगे, पहले के 20 और 20 और ऐड हो गए। लेवल 3 के बाद प्लेयर के पास टोटल 60 पॉइंट्स होंगे, पहले के 40, 20 और ऐड हो गए, एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर इस पैटर्न को देखो तो आप देखोगे हर लेवल के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 20। लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में 20, लेवल 2 लेवल 3 के बीच में 20, लेवल 3 लेवल 4 के बीच में 20। तो मतलब हर सक्सेसिव लेवल के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज अ कांस्टेंट, और इसी पैटर्न को हम कहते हैं लीनियर पैटर्न। ठीक है, अब ये जो चेंज हमें दिख रहा है इसको अगर हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिनोट करना हो तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 20 प्लस 20n, मतलब nth लेवल के बाद सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फिफ्थ लेवल तक तो हम मैनुअली बता दे रहे हैं। लेट्स से 20th लेवल के बाद उसके पास कितने पॉइंट्स होंगे, ये निकालने के लिए अगर हमारे पास एक हैंडी एक्सप्रेशन होगा तो इजी रहेगा। सो लेट अस से आफ्टर nth लेवल उसके पास कितने पॉइंट्स होंगे, शुरुआत का जो फर्स्ट वीक स्टार्ट हुआ था 20 से, 20 प्लस 20n। देखो फिफ्थ लेवल पे क्या होगा, 20 प्लस 20 इंटू 5 फिफ्थ लेवल के बाद होगा, राइट, एंड सो ऑन। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे n की वैल्यू 1 2 3 4 जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो भी बढ़ता जाएगा। सो दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप और इस तरह के पैटर्न को हम कहते हैं लीनियर पैटर्न। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब बात करेंगे हम सेविंग चैलेंज के बारे में। सो लेट अस से कि भाई एक बच्चा है जिसने डिसाइड किया है कि यार अब जो है ना हर हफ्ते मैं कुछ ना कुछ पैसे सेव करूंगा, तो वो पिगी बैंक खरीद के लाया। उसकी ग्रैंड मदर ने उसको 200 रुपीज दिए पिगी बैंक में डालने के लिए। तो भाई उसका जो है ना वो शुरुआत हो गई उस 200 रुपीज के साथ, उसने 200 डाल दिया और उसने ये डिसाइड किया कि एवरी वीक वो उस पिगी बैंक में 50 रुपीज डालेगा। ठीक है, तो मतलब वीक 1 के बाद उसके पास कितना होगा, 200 पहले का था प्लस 50, राइट, यानी कि 250। वीक 2 के बाद कितना होगा, पहले का 250 प्लस 50 और यानी कि 300। वीक 3 के बाद 300 प्लस और 50, 350 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर भी देखो हर वीक के बाद एवरी वीक में जो डिफरेंस है दैट इज 50 रुपीज, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि ये एक लीनियर पैटर्न है। अब अगर हमें इसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखना हो कि भाई ये बताओ nth वीक के बाद उसके पास कितना पैसा रहेगा, तो जो इनिशियल अमाउंट था कितना था 200, वो 200 पहले लिख दो, प्लस कितना बढ़ रहा है 50 रुपीज एवरी वीक। सो nth वीक में कितना बढ़ जाएगा 50 इंटू n, 2 हफ्ते में 50 इंटू 2 बढ़ेगा, 5 हफ्ते में 50 इंटू 5 बढ़ेगा, 10 हफ्ते में 50 इंटू 10 बढ़ेगा। सो n हफ्तों में 50 इंटू n बढ़ेगा, राइट। सो इसका मतलब n हफ्तों के बाद, n वीक्स के बाद उसके पास कितना पैसा होगा
200 जो इनिशियल अमाउंट था प्लस 50n। तो लीनियर पैटर्न्स के बाद अब समझने की बारी है लीनियर रिलेशनशिप के बारे में। सो लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है, बड़े ध्यान से समझेंगे। एक काम करते हैं, नंबर्स के बजाय इस बार इसको विजुअलाइज करते हैं। सो लेट अस से हमारे पास एक ये स्क्वायर टाइल है, ठीक है। अब इससे हम ना कुछ पैटर्न बनाते चलेंगे। क्या करेंगे, हर स्टेज पे हम दो दो टाइल और ऐड करते चलेंगे, ठीक है। तो पहले स्टेज में ये पैटर्न था, स्टेज 2 पे हमने 2 टाइल और ऐड कर दिया, स्टेज 3 पे हमने 2 टाइल और ऐड कर दिया, एंड सो ऑन। इस तरीके से स्टेज 5, 6, 7 तक हम पहुंचते चले गए, ठीक है। तब हो क्या रहा है, देखो स्टेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हमने एक कॉलम बनाया। अब देखो नंबर ऑफ टाइल्स, स्टेज 1 पे एक टाइल था, स्टेज 2 पे क्या हुआ, 1 + 2 ऐड हो गया। स्टेज 3 पे क्या हुआ, 1 + 2 पहले ही था, उसमें +2 और ऐड हो गया। स्टेज 4 पे क्या हो गया, 1 + 2 ऑलरेडी था, एक 2 और ऐड हो गया, राइट। अगर ध्यान से देखो तो जो भी स्टेज का नंबर है, जैसे स्टेज 4 अगर है तो उसमें 1 + 3 2 है। अगर स्टेज 7 है तो उसमें 1 + 6 2s ऐड हो रहे हैं, 6 × 2 है, राइट। तो इसका मतलब अगर मुझे पता करना हो कि यार nth स्टेज पे कितने टाइल्स होंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, 1 + 2 × n, नहीं, 1 + n - 1 × 2। 7th स्टेज पे 6 2 ऐड हो रहे थे, 5th स्टेज पे 4 2 ऐड हो रहे थे, तो nth स्टेज पे n - 1 × 2 होगा, राइट। सो 1 + n - 1 × 2, इसको सॉल्व किया तो आ गया 2n - 1। तो इसका मतलब हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया जो हमें बड़ी आसानी से ये बता सकता है कि किसी भी nth स्टेज में कितने स्क्वायर टाइल्स होंगे। इस n की बस वैल्यू पुट कर दो और तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे n की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे 2n - 1 की वैल्यू बदलेगी। तो ये जो रिलेशनशिप है, दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप, क्योंकि 2n - 1 ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल n है, n का हाईएस्ट पावर 1 है। सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब जो दो क्वांटिटीज हैं कि भाई नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा और स्टेज का नंबर क्या है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन 2n - 1। सो ये 2n - 1 बीइंग अ लीनियर पॉलिनोमियल, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज ऑल्सो अ लीनियर रिलेशनशिप। एक क्वांटिटी कम होगा दूसरा भी कम होगा, एक क्वांटिटी बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, या फिर वैसा वर्सा। नॉट टू वरी, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन लेंगे और उसको बिल्कुल स्टार्ट से सॉल्व करेंगे। उससे आपके लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर पैटर्न्स के कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, जैसे ही बात होती है पॉलिनोमियल्स की, तो दे कैन बी थॉट ऑफ एज इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैम इनपुट आउटपुट का सिनेरियो कहां से आ गया, हम किसी कंप्यूटर की बात तो कर नहीं रहे हैं कि भाई इनपुट क्या जा रहा है आउटपुट क्या आ रहा है, राइट। बट देखो किस तरीके से ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस की तरह बिहेव करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल है, y = 2x + 4, ठीक है। अब यहाँ पर एक मजेदार चीज देखो, हम जो है हमने ये टेबल बनाया है, ये x है ये y है, और y = क्या है 2x + 4, ये हमें पता है। मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे बदलेगी y की वैल्यू भी बदलेगी। लेट अस से हमने x की कुछ अलग अलग वैल्यूज ली, 0, 1, 2। अब इन अलग अलग वैल्यूज के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x की वैल्यू 0 है तो 2 × 0 + 4 दैट इज 4। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 × 1 + 4 दैट इज 6। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 + 4 8। तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं, x की वैल्यू जैसे जैसे बदल रही है 0, 1, 2, वैसे वैसे y की वैल्यू भी बदल रही है दैट इज 4, 6, 8। तो इट इज लाइक कि x की वैल्यू तुम बदलते रहो, x तुम इनपुट देते रहो। भाई x की वैल्यू हमने डाल दी, ठीक है। ऐसा समझो कि भाई यहाँ पर एक बड़ा सा डब्बा है, एक बड़ा सा बॉक्स है, जिसके अंदर क्या है वो आपको दिख नहीं रहा है। अब आपने इस बॉक्स के अंदर x की वैल्यू डाल दी
और y की वैल्यू आपको 4 मिल गई। आपने इस बॉक्स के अंदर 1 डाल दी x की वैल्यू और आपको y की वैल्यू 6 मिल गई। मतलब जैसे जैसे हम इनपुट चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे हमको आउटपुट भी अलग मिल रहा है, राइट। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है कि पॉलिनोमियल्स को भी हम इनपुट आउटपुट प्रोसेस की तरह अज्यूम कर सकते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। हम देख ही रहे हैं कि वही सरिता पूरा मन लगा के 500 पेज की एक किताब पढ़ रही है। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज? एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। हमें इसको एक लीनियर पैटर्न के तौर पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन से मेरे वेरिएबल्स हैं, कौन सी चीजें बदल रही हैं, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या वेरिएबल है। पहले तो एक वेरिएबल मेरा ये है कि कितने नंबर ऑफ डेज हमें लगेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी बुक को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा वो हमको दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। सो लेट अस एज्यूम कि जो नंबर ऑफ डेज है दैट इज लेट्स से n या फिर x, ठीक है। तो हमने ये एज्यूम कर लिया लेट x बी द नंबर ऑफ डेज, ठीक है। जैसे यहां पूछा गया है ना कि कितने पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। अब कोई पूछ दे आफ्टर 10 डेज, कोई पूछ दे आफ्टर 20 डेज, कोई पूछ दे आफ्टर 25 डेज, राइट। तो ये जो नंबर ऑफ डेज है दिस में चेंज, राइट, बेस्ड ऑन कौन पूछ रहा है। ऐसे भी हमें इसको एक लीनियर पैटर्न में दिखाना है, मतलब हमें एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। तो लेट से हमने बोला x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डेज। सो लेट अस से p ऑफ x दैट इज फंक्शन ऑफ x इज remaining pages, number of remaining pages। तो ये हो गया नंबर ऑफ रिमेनिंग पेजेस, ठीक है। अब ये जो है ना, अभी देखो आपको क्लियर होगा इसका मतलब। बोलने का मतलब है कि हमने बोला कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, टोटल नंबर ऑफ डेज इन द सेंस कितने दिन के बाद हमें पता करना है, राइट, कितने दिन के बाद पता करना है कि भाई कितने पेजेस बचे हैं। तो कितने दिन के बाद पता करना है दैट इज वन वेरिएबल जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हम डिसाइड करें कि भाई हमें 15 दिन के बाद का पता करना है, 20 दिन के बाद का पता करना है, 10 दिन के बाद का पता करना है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन वो x की वैल्यू क्या है, कितने पेजेस बचे हैं, उसका वैल्यू डिपेंड करेगा उस पर, ठीक है। सो मतलब लेटस, तो हम कह सकते हैं कि p ऑफ x मतलब नंबर ऑफ रिमेनिंग पेजेस हम कैसे निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 500, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 500 हैं। अब उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो उतने पेजेस जो आपने x डेज में पढ़ लिए हैं। x डेज में आपने कितने पेजेस पढ़े हैं? अगर एक दिन में आप 20 पेज पढ़ रहे हो तो x दिन में आप 20x पेजेस पढ़ोगे, करेक्ट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रिमेनिंग पेजेस ऑन एक्सेथ डे, x डेज के बाद जो नंबर ऑफ रिमेनिंग पेजेस होगा वो क्या हो जाएगा, बुक में जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं माइनस जितने पेजेस हमने पढ़ लिए हैं। ये 500 क्या है, टोटल पेजेस इन द बुक, और ये 20x क्या है, पेजेस रेड इन x डेज। x डेज में हमने जितने पेजेस पढ़ लिए उसको हमने टोटल नंबर ऑफ पेजेस से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ रिमेनिंग पेजेस आफ्टर x डेज। बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई है। अब इसको अच्छे से समझो बिकॉज दिस इज द मोस्ट क्रूशियल कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि भाई लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस करो। अब आपका प्रॉब्लम कुछ भी अलग होगा तो इसीलिए इसको रट लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपका बदल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। जैसे एक तो साफ समझ में आ गया था कि भाई यहाँ मुझे क्या निकालना है, रिमेनिंग नंबर ऑफ पेजेस। रिमेनिंग नंबर ऑफ पेजेस किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है कि भाई कितने दिन के बाद का रिमेनिंग नंबर ऑफ पेजेस हमें चाहिए। तो ये तो हमें पता चल गया भाई नंबर ऑफ डेज जो है कितने दिन के बाद का चाहिए दैट इज x, और नंबर ऑफ पेजेस जो रिमेनिंग रहेगा आफ्टर x डेज दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यही इसका मेन कैच था। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्वेश्चन तो आपका आंसर तो हमने कर दिया है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ
x की वैल्यू अगर 15 है, मतलब अगर हम इस क्वेश्चन में जो पूछा गया ना, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, यानी कि x की वैल्यू 15 है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 15 है तो फिर p ऑफ 15 कितना हो जाएगा, 500 माइनस 20 इंटू 15, दैट इज 500 माइनस 300, दैट इज इक्वल टू 200। तो आंसर हो जाएगा 200 पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, ठीक है। ये काफी समझने वाला क्वेश्चन था। दिस वाज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। चूंकि काफी क्रूशियल था तो मैं इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन अभी सॉल्व करूंगी। तो चलो देखते हैं हमारा वही सिमिलर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग्स बैंक अकाउंट, ठीक है। शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जिस स्टूडेंट की बात हो रही है वो शी के जगह फोटो में ही हो गया है, बट दैट्स ओके, वी कैन इग्नोर दैट। तो कहानी, पहले भावना को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन की भावना क्या है, क्या कह रहे हैं कि पहले उसके पास 500 रुपीज ऑलरेडी था उसके सेविंग्स अकाउंट में, अब उसके बाद हर महीने उसमें 150 ऐड होता चला गया। मतलब शुरुआत में 500 था, अब हर महीने उसी 500 पे 150 ऐड होता चला गया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तुम मुझे बताओ किसी nth मंथ में जा करके उसके पास कितना अमाउंट होगा। इसके लिए हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। तो लीनियर एक्सप्रेशन पहले फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे, हमारे वेरिएबल्स क्या है, एक तो वेरिएबल है कि भाई कितना अमाउंट होगा आफ्टर nth मंथ, और ये कितना अमाउंट होगा ये किस पे डिपेंडेंट है, n की वैल्यू पे। n की वैल्यू पे डिपेंडेंट है ना कि भाई कितना अमाउंट होगा। n मतलब क्या है, मंथ्स, द नंबर ऑफ मंथ्स, राइट। तो यानी कि यहां पर लेट अस से लेट n बी द नंबर ऑफ मंथ, कि भाई हम कितने मंथ के बाद ये अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इन दैट केस P ऑफ n, P ऑफ n क्यों लिखते हैं, बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ n, n की वैल्यू बदलेगी तो ये P ऑफ n की वैल्यू भी बदल जाएगी। सो P ऑफ n क्या हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर n मंथ्स, ठीक है। तो अब देखो कैसे जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन पहले लिख देते हैं। सो अमाउंट आफ्टर n मंथ्स कितना हो जाएगा, इनिशियली उसके पास कितना अमाउंट था, 500 तो इनिशियली था, राइट। अब उस 500 पे ये जो 150 ऐड होता चला जा रहा है एवरी मंथ, राइट। जैसे मान लो ये तो इनिशियल था, 1 मंथ के बाद प्लस 150 हुआ, 2 मंथ्स के बाद 150 इंटू 2 हो गया, क्योंकि ये वाला 150 भी तो था। 3 मंथ्स के बाद 150 इंटू 3 हो गया, करेक्ट। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब 150 इंटू n हो जाएगा। n मंथ्स के बाद कितना हो जाएगा, 500 प्लस 150 इंटू n। तो ये तो हो गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन, ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 प्लस 150 इंटू 2, दैट इज 800, ठीक है। P ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 500 प्लस 150 इंटू 3, सो 150 इंटू 3 इज 450 प्लस 500, दैट इज 950। P ऑफ 4 निकालो, ये हो जाएगा 500 प्लस 150 इंटू 4, दैट इज 1100। तो अब देखो सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स उसके पास 800, फिर 950, फिर 1100 एंड सो ऑन। तो देखो सबका जो डिफरेंस है ना, कितना है डिफरेंस, 150 का डिफरेंस है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ लीनियर ग्रोथ, क्योंकि अमाउंट बढ़ रहा है, सेम 150 का डिफरेंस है। एनीवेज लीनियर ग्रोथ, लीनियर डीके सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या सीखना, ये लीनियर एक्सप्रेशन को बनाते कैसे हैं, ये सीखना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आप ये सीख रहे हो। अब जाके अगर आप चाहो तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस होने के बाद, अगला क्वेश्चन हो जाने के बाद आप एक छोटा सा ब्रेक लेके अपने बुक के एक्सरसाइज के
एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस में आप ट्राई कर सकते हो लीनियर एक्सप्रेशंस फॉर्म करना। सुपर, तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो ये सपोज कर लो कि यार हमारे पास है एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ दी हुई है 13 सेंटीमीटर। Find the area if the breadth is 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, मतलब अलग अलग ब्रेथ की वैल्यूज के लिए एरिया का वैल्यू क्या होगा, राइट? ब्रेथ की अलग अलग वैल्यू दी हुई है और हमें बताना है कि यार अलग अलग वैल्यूज के लिए एरिया का वैल्यू कितना होगा। कैसे निकालेंगे? हमें क्या पता है एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ ब्रेथ, क्योंकि लेंथ की वैल्यू तो फिक्स्ड है विच इज 13, सो 13b। तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर एक्सप्रेशन, मतलब b की वैल्यू चेंज करते रहो एरिया की वैल्यू निकलती रहेगी, राइट? तो चलो करते हैं। तो ये हमारा हो गया लीनियर पैटर्न, दिस इज द लीनियर पैटर्न। नाउ अब निकालते हैं फर्स्ट पार्ट विच इज एरिया की वैल्यू निकालो जब ब्रेथ की वैल्यू 12 है। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 12, दैट इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में बोला गया है ब्रेथ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड सिनेरियो में बोला जा रहा है ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, दैट इज 13 इंटू 8, दैट इज 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने एरिया की वैल्यू निकाल ली फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ब्रेथ। ठीक है, तो आई गेस अब समझ में आ जा रहा है ना कि कैसे हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स, हर तरह के सिनेरियो में हम लीनियर पैटर्न कैसे बनाते हैं, हम लीनियर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। अब बात करेंगे हम लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके के बारे में, राइट? हमने लीनियर पैटर्न देखा है, राइट? लीनियर पैटर्न मतलब जो सक्सेसिव स्टेजेस पे जो चेंज है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज फिक्स्ड। लीनियर ग्रोथ या लीनियर डीके की बात हम तब करते हैं जब कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो बाय द सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक लीनियर ग्रोथ की एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक कहानी सुनी थी ना, पॉकेट मनी सेव करने की, राइट? मनी सेव करने की जो कहानी थी हमारी कि भाई बच्चे ने 200 रुपए से शुरुआत करी पैसे सेव करना अपने पिगी बैंक में, एवरी वीक वो 50 रुपीज उसमें ऐड करता गया, राइट? तो इसका मतलब फर्स्ट वीक पहले उसने शुरुआत करी 200 से, फिर वीक 1 के बाद 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400 एंड सो ऑन। तो देखो क्या हो रहा है, उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है बाय अ फिक्स्ड नंबर दैट इज 50। ऐसा नहीं कि किसी हफ्ते वो 50 डाल रहा है तो किसी हफ्ते 100 डाल रहा है, इट इज नॉट लाइक दैट। हर हफ्ते 50 से ही इंक्रीज हो रही है, दैट इज वाई इट इज लीनियर। और चूंकि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ग्रोथ। एक एग्जाम्पल लेते हैं लीनियर डीके का। जैसे मान लो हमने एक बड़ा सारा आधा किलो का आइसक्रीम लिया, ठीक है, 500 ग्राम्स का, यस, और उसको हमने रख दिया किसी जगह पे और बस छोड़ दिया। अब क्या हो गया, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से धीरे धीरे वो आइसक्रीम मेल्ट होने लगा। ऐसा देखा गया कि वो आइसक्रीम भी ना बिल्कुल यूनिफॉर्मली मेल्ट हो रहा था, हर 10 मिनट में उसका वजन 50 ग्राम्स कम हो रहा था। तो शुरुआत तो किया था हमने 500 ग्राम से, 10 मिनट बाद वो 450 हो गया, 10 और मिनट के बाद वो 400 हो गया, और 10 मिनट के बाद वो 350 हो गया एंड सो ऑन। अब देखो ये जो चेंज हो रहा है ना, द डिफरेंस इज 50 ग्राम्स थ्रू आउट, तो इसका मतलब लीनियर है। बट यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही, इंक्रीज नहीं हो रही है, जो वैल्यू है ना वो कम होती जा रही है। सो दिस इज डीके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर डीके। तो कुल मिला के ग्रोथ और डीके का अगर कंपैरिजन देखना हो तो लीनियर ग्रोथ हो या लीनियर डीके, दोनों ही केस में ये एक कांस्टेंट रेट में चेंज होता है, राइट? मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी 50-50 से हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर 50 से हो रहा है तो डिक्रीज भी 50-50 से ही हो रहा है। सो दोनों ही केस में एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, लेकिन ग्रोथ में क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, डीके में क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, दैट्स द डिफरेंस। तो चलो अब इस कॉन्सेप्ट के बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज में, लेट्स से हमने एक फोन खरीदा।
इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर, हर साल इसका जो वैल्यू है वो 800 रुपए कम होता चला जा रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद उस फोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें तो लीनियर एक्सप्रेशन निकालना आता है ना, तो चलो पहले लीनियर एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। सो लेट अस से कि हमारे पास एक वेरिएबल है t विच इज द नंबर ऑफ ईयर, मतलब कितने साल के बाद हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लेट अस से दैट इज t, ठीक है। अब जैसे ही t बदलेगा वैसे ही t का फंक्शन बदलेगा विच इज द वैल्यू आफ्टर t ईयर्स, राइट। तो इसको हमने बोला दिस इज द वैल्यू आफ्टर t ईयर्स, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू आफ्टर t ईयर्स विल बी इक्वल टू जो इनिशियल वैल्यू थी दैट इज 10,000 माइनस हर साल 800 से गिरेगा, राइट। तो हर एक साल 800 से गिरेगा, तो t ईयर्स में कितना गिरेगा, 800 इंटू t। 2 साल में कितना गिरेगा, 800 इंटू 2। 5 साल में कितना गिरेगा, 800 इंटू 5। सिमिलरली t ईयर्स में कितना गिरेगा, 800 इंटू t। सो देयरफॉर हमारा जो लीनियर एक्सप्रेशन हो गया वो हो गया p ऑफ t इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800t। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। इनफैक्ट अब फर्स्ट पार्ट में जो हमें निकालना है वो हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि t की वैल्यू हम 3 डाल देंगे। सो देयरफॉर p ऑफ 3 जो है वो कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 800 इंटू 3, दैट इज 10,000 माइनस 2400 विच इज इक्वल टू 7600। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर्स। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर t वैरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन v डिप्रिशिएट्स विथ टाइम। अब हमें ये दिखाना है, एक टेबल बनाओ। चलो पहले तो हम ये टेबल बना लेते हैं। लेट अस से कि ये हमारा टेबल है जिसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम है टाइम और दूसरा कॉलम है वैल्यू। यहाँ पे बोला जा रहा है वैल्यू को v से डिनोट करो। अब जो चीज हमने यहाँ p से डिनोट की थी उसी चीज को यहाँ पर v से डिनोट करने को कहा जा रहा है, बिकॉज v स्टैंड्स फॉर वैल्यू, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर लेंगे, इसको भी v से डिनोट कर दिया हमने। तो अब बोला जा रहा है कि 8 ईयर्स के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर्स में इसकी वैल्यू कैसे बदल रही है वो हमें यहाँ पर इस टेबल में डालना है, ठीक है। अब देखो कैसे बदलेगी वैल्यू, जब t की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000 माइनस 800, राइट, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 9200। नेक्स्ट ईयर में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 माइनस 800 इंटू 2, 800 इंटू 2 इज 1600। सो 10,000 से 1600 हटा दिया तो ये हो जाएगा 8400। 3 साल के बाद हो जाएगा 7600 जो कि हमने कैलकुलेट किया था। अब उसी तरीके से यहाँ पे t की वैल्यू को बदलते जाओ, t की वैल्यू 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और ये वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट करते जाओ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई 1 साल के बाद तो 9200 है, बट करते करते 8 साल के बाद द वैल्यू इज 3600। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वैल्यू जो है वो समय के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, विच मीन्स दैट इट इज डिप्रिशिएटिंग विथ टाइम, इट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, ठीक है। थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। अब ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, जस्ट दैट वहां पर हमने p से लिखा था, उसी को v कर दो, v फॉर वैल्यू। तो हम ऐसा एक एक्सप्रेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके थे जो v और t को कनेक्ट करा रहा है। v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800t। हमें बताना है कि कैसे ये लीनियर है। अब सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देखो, इस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है t इज द वेरिएबल, t का हाईएस्ट पावर क्या है 1, राइट। तो यानी कि इसका जो डिग्री है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री इज 1। डिग्री 1 है मतलब ये क्या है, किस तरह का पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। चूंकि इसका डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरी चीज नोटिस करो, अगर हम नोटिस करें इस पैटर्न को तो हम देखते हैं कि हर साल का जो डिफरेंस है, हर साल के वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज अ कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ 800,
ठीक है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट इज 800 का कांस्टेंट डिफरेंस है, विच मीन्स दैट दिस इज लीनियर डीके, क्योंकि ग्रोथ तो हो नहीं रही है भाई, इंक्रीज तो हो नहीं रहा है, घट रहा है, बट लीनियरली घट रहा है बिकॉज सेम डिफरेंस आ रहा है हर सक्सेसिव लेवल पे, राइट। तो इन दोनों कारणों से हम ये कह सकते हैं दैट दिस रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। डीके क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है ये डिक्रीज हो रही है। लीनियर क्यों? क्योंकि अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसका डिग्री जो है दैट इज 1, एंड अगर हम सक्सेसिव वैल्यूज की डिफरेंस को देखें तो दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 800। लीनियर पैटर्न, लीनियर ग्रोथ, लीनियर डीके, इतनी सारी लीनियर चीजों की बात हो रही है, तो चलो एक बार देख लेते हैं लीनियर रिलेशनशिप को। हालांकि लीनियर रिलेशनशिप हमने पहले ही जिक्र किया था, बट अब हम देखेंगे एक रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। मान लो कि मैं एक स्टेशनरी की दुकान पे गई नोटबुक्स खरीदने के लिए। एकेडमिक सेशन की शुरुआत हो रही है तो मुझे अपनी बेटी के लिए पूरे साल के नोटबुक्स खरीदने हैं। दुकानदार ने बोला कि एक नोटबुक का प्राइस है 30 रुपीज। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ नोटबुक्स जो मुझे चाहिए वो बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे टोटल कॉस्ट बढ़ता जाएगा, राइट। तो यहां पर हमारे पास दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। एक है नंबर ऑफ नोटबुक्स, कितने चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 15 चाहिए, 18 चाहिए, एक नंबर ऑफ नोटबुक्स। दूसरा है टोटल कॉस्ट। हम क्या देखते हैं कि जैसे ही नंबर ऑफ नोटबुक्स बढ़ता है वैसे ही टोटल कॉस्ट भी बढ़ता है, राइट। तो जब कभी भी दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा हो कि एक क्वांटिटी के चेंज होते ही दूसरा क्वांटिटी भी चेंज हो जाए इन अ प्रेडिक्टेबल वे। अगर 5 नोटबुक्स है तो मेरा प्राइस कितना हो जाएगा, 5 इंटू 30। अगर 8 नोटबुक्स चाहिए तो हो जाएगा 8 इंटू 30। मतलब एक प्रेडिक्टेबल वे में अगर हमें पता हो कि भाई अगर नंबर ऑफ नोटबुक्स बदला तो टोटल कॉस्ट भी बदलेगा, तो इस तरह के रिलेशनशिप को, किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। तो चलो अब देखते हैं कि किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को हम मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं। तो उसके लिए है ये एक्सप्रेशन व्हिच सेज y इज इक्वल टू ax प्लस b, जहां पर y और x हमारे दो वेरिएबल्स हैं। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, ये अपने हिसाब से बदलता है, ठीक है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो y है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x जैसे जैसे बदलेगा y की वैल्यू वैसे वैसे बदलेगी। समझ आई? तो एक इंडिपेंडेंट है, जैसे अभी मैंने नोटबुक की बात की थी, तो उस सिनेरियो में x जो है दैट इज द नंबर ऑफ नोटबुक्स। नंबर ऑफ नोटबुक्स इज फ्री, मैं कुछ भी डिसाइड करती हूँ कि मुझे 10 चाहिए, मुझे 2 चाहिए, मुझे 1 चाहिए, राइट। सो दैट इज x। y क्या है, टोटल कॉस्ट। जैसे जैसे नंबर ऑफ नोटबुक्स चेंज होगा वैसे वैसे टोटल कॉस्ट चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, अब a क्या है? a बताता है रेट ऑफ चेंज, मतलब चेंज कितनी तेजी से होगा। x के चेंज होने से y कितना चेंज होगा, दैट रेट ऑफ चेंज इज गिवन बाय a। और b क्या है? b इज अ कांस्टेंट टर्म, वो तो हमें दिख ही रहा है पॉलिनोमियल में, बट इसका काम क्या है? ये कोई भी इनिशियल वैल्यू अगर है उसको डिनोट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल वैल्यू? जैसे अगर हम वो मनी सेविंग की कहानी याद करें, पिगी बैंक वाली कहानी, जहां पर जब बच्चे ने डिसाइड किया कि यार पिगी बैंक में पैसे सेव करना शुरू करूंगा, तो शुरुआत में ग्रैंड मदर ने 200 रुपीज दिए थे, तो वो 200 रुपीज वॉज द इनिशियल अमाउंट। उसके बाद उसको हर हफ्ते 50 रुपीज मिलते थे, सो दैट इनिशियल अमाउंट वॉज 200। ये बी जो है इट इज दैट इनिशियल अमाउंट, ठीक है। अब चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक फ्रेश एग्जाम्पल लेते हैं, एक डिलीवरी ऐप का एग्जाम्पल लेते हैं। भाई लेट्स से वीकेंड का टाइम है, आज घर पे मम्मी के हाथ का खाना खाने का मन बिल्कुल नहीं है, कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं। हालांकि बाहर से ऑर्डर करना बहुत हेल्दी नहीं है, बट वंस इन अ वाइल के लिए चलता है। तो आपने डिसाइड किया कि आज खाएंगे कुछ ऐसा जो हेल्दी बिल्कुल ना हो, इसीलिए हमने सोचा कि हम पिज्जा ऑर्डर करेंगे, ठीक है। अब लेट्स से कि पिज्जा का जो प्राइस है वो कुछ ऐसे है कि एक पिज्जा का प्राइस इज 120 रुपीज, ठीक है, और डिलीवरी चार्ज इज अ फिक्स्ड फी ऑफ 40 रुपीज, ठीक है। तो अब आपका टोटल बिल कितने का बनेगा ये आपको बताना है इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन आपको बना के देना है। लेट अस से जो मेरा बिल बनेगा दैट इज डिनोटेड बाय वेरिएबल y, ठीक है, एंड लेट अस से द नंबर ऑफ पिज्जाज दैट आई वांट टू ऑर्डर इज x, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरा टोटल बिल अमाउंट दैट इज y इज इक्वल टू, एक पिज्जा का वैल्यू है 120 इंटू x। अब x क्या है, 2 ऑर्डर करना है, 4 ऑर्डर करना है, 10 ऑर्डर करना है, कर लो, प्लस 40, क्योंकि 40 इज अ फिक्स्ड डिलीवरी फी,
ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को y इज इक्वल टू 120x प्लस 40, इसको कंपेयर करके देखो, y इज इक्वल टू ax प्लस b, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है। y और x के बीच का रिलेशनशिप, जैसे जैसे नंबर ऑफ पिज्जा बदलेगा वैसे वैसे टोटल कॉस्ट भी बदलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 120 जो है वो रेट ऑफ चेंज बताएगा, क्योंकि एक एक पिज्जा का प्राइस 120 है। तो जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ पिज्जा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा जो टोटल कॉस्ट है वो इसी तेजी से बढ़ता जाएगा। और 40 जो है दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो वो है यहाँ पर 40। तो चलो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा और बेटर हो जाएगा, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे आज कि किस तरीके से इसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़े और देखें क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, ठीक है। तो जिम है, साथ में बैडमिंटन कोर्ट भी है। तो बैडमिंटन कोर्ट यूज करने का एक फिक्स चार्ज है जो बदलता नहीं है मंथली बेसिस पे, ठीक है। बट जिम के चार्जेस जो है दैट इज अ मंथली फी। A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was 800. When she used it for 15 hours, her bill was 1100. If the monthly bill Y depends on the hours of the use of the badminton court X, according to the relation Y is equal to AX plus B, find the values of A and B. पहले तो क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर दो वेरिएबल है Y और X। y क्या है? मंथली बिल। तो ये जो y है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? y रिप्रेजेंट करता है मंथली बिल, ठीक है। x क्या रिप्रेजेंट करता है? x रिप्रेजेंट करता है आवर्स ऑफ यूज, आवर्स ऑफ यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट, ये रिप्रेजेंट करता है x, ठीक है। अब बैडमिंटन कोर्ट का कॉस्ट कैसा है? एडिशनल कॉस्ट पर आवर। तो बैडमिंटन कोर्ट का जो कॉस्ट है वो पर आवर बेसिस पे है। अगर 2 घंटे यूज किया तो कुछ अमाउंट, अगर 4 घंटे यूज किया तो अमाउंट बढ़ जाएगा, 8 घंटे यूज किया अमाउंट और बढ़ जाएगा, राइट। तो ये पर आवर बेसिस पे है, ठीक है। तो ये x जो है दैट इज द आवर्स ऑफ यूज और y जो है दैट इज द मंथली बिल। और जिम का जो चार्ज है दैट इज अ फिक्स्ड मंथली फी, ये जो है दिस इज फिक्स्ड जिम का फी, ठीक है। तो B जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर क्या सिचुएशन दिया हुआ है? पहला एक सिचुएशन है कि भाई ये जो स्टूडेंट है इसने क्या ऑब्जर्व किया कि उसका बिल 800 था पहले केस में। उस समय उसने कितने घंटे के लिए कोर्ट यूज किया था? 10 आवर्स के लिए। तो मतलब उसकी y की वैल्यू जो है, y मंथली बिल है, उसकी y की वैल्यू 800 थी तब जब उसकी x की वैल्यू थी 10, नंबर ऑफ आवर्स जो है दैट वाज 10। तो यानी कि 800 इज इक्वल टू A इंटू 10 प्लस B। ये पहला एक इक्वेशन हमें मिल गया। दूसरे सिनेरियो में बोला जा रहा है कि जब उसने 15 आवर्स के लिए यूज किया तब उसका बिल कितना था? 1100, यानी कि y की वैल्यू 1100 जब उसने 15 आवर्स के लिए यूज किया, यानी कि A इंटू 15 प्लस B। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या मिल गए? हमें ये 2 लीनियर इक्वेशन मिल गए जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं A और B, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, 800 इज इक्वल टू 10A प्लस B, दूसरा है 1100 इज इक्वल टू 15A प्लस B। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो B कैंसिल हो गया, इधर हो गया -5A और इधर हो गया -300। तो यहां से A की वैल्यू हो गई, A की वैल्यू 60 निकल के आ गई। अब B की वैल्यू निकालनी है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि A और B का रिलेशन तो हमें पता ही है, कोई सा भी रिलेशन उठा लो। सो B की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 800 माइनस 10 इंटू A दैट इज 60, दैट इज 800 minus 600 which is equal to 200,
तो ए की वैल्यू आ गई 60 और बी की वैल्यू आ गई 200। देखो काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें इक्वेशन दिया हुआ ही था, बस इसी इक्वेशन में जो दोनों सिनेरियोज दिए हुए थे वो दोनों सिनेरियोज की वैल्यू पुट करनी थी और दो इक्वेशन बनाने थे और बस उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना था। दैट वाज इट। So it's time to visualize a linear relationship. Linear relationship का एक्सप्रेशन तो हमने देख लिया था, y is equal to ax plus b. बट अब टाइम आ गया है कि यार इसका ना ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि ग्राफ भी हमें कोई नई इंफॉर्मेशन देता है क्या। बिल्कुल देगा, बना के तो देखो। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक्स एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है सबसे पहले उसके पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, x के पॉइंट्स देख लिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y के पॉइंट्स फाइंड आउट किए, फिर हम लोगों ने उन पॉइंट्स को प्लॉट कर लिए। कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने हैं वो तो पता ही है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता है तो हम सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो और एक मजेदार चीज निकल के आएगी, वो ये है कि हर लीनियर रिलेशनशिप में आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। यस दैट्स ट्रू। यकीन नहीं होता तो चलो कुछ ग्राफ प्लॉट्स करके देखते हैं। हर एक ग्राफ में, हर एक लीनियर रिलेशनशिप में हमें मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। तो चलो बच्चों, अब हम लोग ये सीखेंगे कि हम ग्राफ को प्लॉट करते किस तरीके से हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेकर के हम इसको सीखेंगे अभी। ठीक है, तो अब मान लो कि हमारे पास एक रिलेशनशिप है कि फॉर एवरी पॉइंट द y कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस द x कोऑर्डिनेट, यानी कि y की वैल्यू जो है 2x है, मतलब x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं जहां पर हम x की वैल्यूज लिखते हैं, y की वैल्यू लिखते हैं। सो लेट अस से कि हमने x की कुछ वैल्यूज लिखी। ठीक है, अब x की वैल्यू -1 लिखी, y की वैल्यू हो जाएगी -2, x की 0, y की 0, x की 1, y की 2, क्योंकि y जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ x, x की 2 तो y की 4, x की 3 तो y की 6। अब हमने वैल्यूज लिख ली। ठीक है, देखो इस तरीके से आपको सबसे पहले एक सिंपल सा टेबल बनाना है जिसमें वैल्यूज भी आप सिंपल वाले लो। ठीक है, सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू प्लॉट द ग्राफ। अब हम ग्राफ प्लॉट करना शुरू करेंगे। x -1 1 -2, अब x का -1 यहाँ पर है, y का -2 यहाँ पर है। अब देखो ये दोनों कहाँ पे मीट करेंगे, इस पॉइंट पर मीट करेंगे, राइट। ये दोनों इस पॉइंट पे मीट करेंगे, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट है 0 0, x भी 0 y भी 0, तो ये तो हमारा ये ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया। फिर है 1 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। अब देखो ये दोनों कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। 2 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 यहाँ कहीं होगी, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा पॉइंट। अब इसी तरीके से 3 6, मतलब ये वैल्यू 3 इसकी यहाँ पर है और 6 जो है वो कहीं यहाँ पर जाके होगी। ठीक है, जो हमारे इस ग्राफ पेपर के तो बाहर ही चला जा रहा है। ठीक है ना, अब हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। पॉइंट्स प्लॉट करना हमने वैसे भी हमारे पिछले चैप्टर में सीखा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को जो है ना आप ज्वाइन करो। अभी मैं तो खैर फ्री हैंड ज्वाइन कर रही हूँ, बट जब आप इसको प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाओगे और स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि आपको यहाँ पे किस तरह का प्लॉट मिला। आपको मिला एक स्ट्रेट लाइन, और सभी लीनियर रिलेशनशिप में आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। सो द पॉइंट्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन शोइंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो कहीं पे भी हम प्लॉट करेंगे तो हमें ऐसे ही मिलेगा। तो चलो अब ये जो ग्राफ प्लॉटिंग का जो सिनेरियो है ना, इसमें ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कुछ नई इंटरेस्टिंग चीजें हमें देखने को मिलेगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम तीन डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस के लिए ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और फिर उनके आपस के रिलेशंस को ऑब्जर्व करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सिंपल से रिलेशन है। एक है y इज इक्वल टू 1/3x, एक है y इज इक्वल टू x, एक है y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तीनों के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वन आफ्टर अनदर। अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जानी है। तो सबसे पहले देखते हैं y इज इक्वल टू 1/3x। अब x की हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, सिंपल वाली वैल्यूज लेंगे। लेट्स से मैंने लिया -1 0 1 और 2।
ठीक है। अगर मैंने ऐसी वैल्यूज ली, देखो मैं आपको प्रॉब्लम्स बताने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मैंने ऐसी वैल्यूज ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3, 1/3, 2/3। तो इनको ग्राफ पेपर में प्लॉट करने में दिक्कत आएगी। तो स्मार्ट तरीका ये है कि आप ऐसे वैल्यूज लो जिनको आप यहाँ पर फटाफट आराम से प्लॉट कर सको, राइट। 1, 2, 3 जैसे होल नंबर वैल्यूज होंगे तो आपके लिए प्लॉट करना ईजी होगा। अब भाई x के वैल्यूज लेना तो हमारे हाथ में ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सोचा भाई 3 के मल्टीपल में ले लेते हैं। जैसे मान लो x की वैल्यू ले ली -3, x की वैल्यू ले ली 0, x की वैल्यू ले ली 3, x की वैल्यू ले ली 6। अगर 3 का मल्टीपल लिया उसके फायदे देखो, y का वैल्यू क्या होगा 1/3 ऑफ x, तो ये हो जाएगा -1। जब x 0 है तो y भी 0 है, जब x 3 है तो y 1 हो जाएगा, जब x 6 है तो y 2 हो जाएगा। तो देखो चीजें सिंपल हो गई ना। अब इसको प्लॉट करने में बहुत आसानी रहेगी। अब चलो प्लॉट करते हैं। x -3 y -1, x -3 यहाँ पर है, y -1 यहाँ पर है, तो ये दोनों मीट करेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। मैं इतनी सारी लाइंस नहीं बना रही हूँ क्योंकि फिर ये पूरा हौच पौच हो जाएगा ग्राफ पेपर। 0 0, तो 0 0 तो भाई हमारा यही है ओरिजिन। फिर 3 1, मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, तो ये दोनों मीट करेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। 6 2, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, तो ये दोनों मीट करेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स मिल गए हमें। अब इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये हमारा प्लॉट हो गया पहले इक्वेशन का। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे इक्वेशन की तरफ, विच इज y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स। अब x की वैल्यू कुछ भी डाल लेते हैं, लेट्स से -1, 0, +1, +2। तो y की वैल्यू भी सेम ही होगी बिकॉज y x इज इक्वल टू y है, तो दोनों की सेम वैल्यू होगी। अब x -1 है, y भी -1 है, दोनों मीट करेंगे इस पॉइंट पर। x 0 है, y भी 0 है, दोनों मीट करेंगे ओरिजिन पर। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, दोनों मीट करेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है भाई। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, दोनों मीट करेंगे इस पॉइंट पर। देखो अब मैंने ना इनको पर्पल से बनाया है, पर्पल कलर से, ताकि थोड़ा कलर का डिफरेंस रहे, दिखने में आसानी हो। अब इनको मैंने ज्वाइन कर दिया तो मुझे फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एक्स के लिए। इसके पहले वाला था y इज इक्वल टू 1/3 x के लिए। अब देखते हैं हम तीसरा, विच इज y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x। x की वैल्यू ले लेते हैं -1, 0, +1, +2। तो y की वैल्यू हो जाएगी -3, 0, 3, 6, ठीक है। ये वैल्यूज हो गई। प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू है -1, यानी कि यहाँ y की वैल्यू है -3, यानी कि ये दोनों मीट करेंगे इस पॉइंट पर। ये हो गया 0 0, अगेन ओरिजिन वाला पॉइंट, ये पॉइंट। 1 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो ये मीट करेंगे यहाँ पे। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। अब 6 मतलब ये तो भाई यहाँ कहीं आएगी 6 की वैल्यू, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम ये जो बाकी पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करते हैं, रेड वाले। तो इस तरीके से ये भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला, राइट। सो दिस इज फॉर y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब बड़े ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से आप इस ग्राफ को देखो। तीनों हमें स्ट्रेट लाइन मिला है क्योंकि भाई तीनों ही लीनियर रिलेशनशिप है x और y के बीच का। बट इन तीनों ग्राफ्स में क्या क्या ऑब्जर्वेशन है हमारे, चलो उन पे गौर करते हैं। तो भाई इस ग्राफ को प्लॉट करके हमने क्या ऑब्जर्व किया। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये रही कि यार ये जो तीनों लाइंस थे ना, तीनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि जो पहला लाइन है दैट इज y इज इक्वल टू 1/3x, उसका जो स्टीप है ना सबसे कम है, मतलब वो ज्यादा स्टीप नहीं है, ऐसे स्लैंट किया हुआ है। उसके बाद जो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है उसका स्टीप मॉडरेट है, लेकिन जो y इज इक्वल टू 3x है उसका स्टीप सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्टीप, कम स्टीप, ये हमें क्या बताता है? स्टीप क्या है, कितनी स्टीपनेस है ये बताता है, उसका स्लोप, लाइन का स्लोप बताता है कि भाई उसका स्लोप कितना है, कम है,
मॉडरेट है, ज्यादा है, राइट, स्लोप बताता है। अब अगर हम हमारे इक्वेशन को देखें y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसमें a जो है इट टेल्स अस द स्लोप, a जो है हमें बताता है रेट ऑफ चेंज। तो ये a की जो वैल्यू है ना, जिसमें ज्यादा होगी वो ग्राफ ज्यादा स्टीप होगा। अब इन तीनों इक्वेशन को देखो, पहले में है y इज इक्वल टू 1/3x, तो x का कोफिशिएंट इज 1/3, दूसरे में x का कोफिशिएंट इज 1, तीसरे में x का कोफिशिएंट इज 3, तो इसका मतलब तीसरे लाइन पे x का कोफिशिएंट सबसे ज्यादा है, तीसरे में a की वैल्यू सबसे ज्यादा है, सो तीसरे में स्लोप की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तीसरा वाला ग्राफ सबसे ज्यादा स्टीप होगा। बात समझ आई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड घुमा फिरा के कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्लोप दिया हुआ है, पूछ दिया जाएगा कि भाई रेट ऑफ ग्रोथ किसका ज्यादा है, स्लोप नहीं दिया हुआ है, घुमा के पूछा जाएगा कि भाई सबसे ज्यादा स्टीप ये वाला ग्राफ है, तुम बताओ कि किसका रेट ऑफ ग्रोथ कम होगा, ज्यादा होगा। तो कई तरह के सवाल इससे फ्रेम हो सकते हैं, पर आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। सो था ना ये इंटरेस्टिंग सा एक एक्सपीरियंस इन तीनों डिफरेंट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने का। अब मैं लेकर आई हूँ 3 और सेट ऑफ इक्वेशंस, और जब हम इनके ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो हमें कुछ और अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होंगे। ठीक है, तो चलो प्लॉट करते हैं इन ग्राफ्स को। हमारे पास दिए हुए हैं ये 3 रिलेशंस, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। ठीक है, अभी बिना ग्राफ प्लॉट करने से पहले ही तीनों रिलेशन को ऑब्जर्व करके क्या दिमाग में क्या आ रहा है कि यार तीनों का जो है ना कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिफरेंस है। एक हिंट देती हूँ, तीनों के स्लोप पे गौर करो, सिर्फ इक्वेशन को देख के, उससे कुछ आइडिया लग रहा है? स्लोप तीनों का सेम है। यस, तो चलो अब देखते हैं कि ये ग्राफ्स हमें क्या पैटर्न देते हैं। ठीक है, सबसे पहले बनाएंगे हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब x की हम कुछ कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे -1, 0, +1, +2। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस 4, सो -1 + 4 हो जाएगा 3, 0 + 4 हो जाएगा 4, 1 + 4 हो जाएगा 5, और 2 + 4 हो जाएगा 6। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स। अगर x की वैल्यू -1, 0, +1 और 2 ले ले तो y की वैल्यू भी सेम ही रहेगी। तीसरे वाले पे चलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। हम x की वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 0, 1, 2, 3। अगर 0 हो गया तो y की वैल्यू -4, 1 हो गया तो y की वैल्यू -3, 2 हो गया तो -2, और 3 हो गया तो y की वैल्यू -1। तो मैंने एक बार में ही सारे टेबल्स बना दिए, क्योंकि अब तो आप सीख गए हो ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम 3 डिफरेंट कलर से 3 डिफरेंट लाइंस को प्लॉट करेंगे। तो पहला लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 3, यानी कि ये वाला पॉइंट। x0 y4, x0 y4 यानी कि ये वाला पॉइंट। x1 y5, x अगर 1 है तो y की वैल्यू 5 है, तो यहां कहीं आएगा ये पॉइंट। ठीक है, जो कि फिलहाल मेरे ग्राफ पेपर के बाहर जा रहा है, बट मैं अंदाज तुक्के से बता रही हूँ कि भाई यहाँ कहीं आएगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू फर्दर ऊपर यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, अब अगर इन सबको मैं ज्वाइन करूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का एक लाइन मिलेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन किसके लिए है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 के लिए है। अब बनाते हैं हम अगला, y इज इक्वल टू एक्स। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी -1, दोनों मीट करेंगे यहाँ। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, दोनों मीट करेंगे यहाँ। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, दोनों मीट करेंगे यहाँ। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स का प्लॉट। अब चलते हैं तीसरे वाले की तरफ, विच इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, तो ये पॉइंट आ जाएगा। x1 y -3, x1 y -3 यानी कि ये वाला पॉइंट। x2 y -2, x2 y -2 यानी कि ये पॉइंट। x3 y -1 यानी कि ये वाला पॉइंट। तो ये कुछ पॉइंट्स बने इसमें, अब इनको भी ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। तो ये किसके लिए बना? ये बना y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, ये इसके लिए बना।
ठीक है, अब बड़े ध्यान से इस पूरे पिक्चर को देखो, ये जो भी प्लॉट्स बने वो कैसे बने हैं, क्या दिख रहे हैं। 3 स्ट्रेट लाइन बने हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये तीनों ही लीनियर रिलेशनशिप है एक्स और वाई के बीच में, दैट इज ट्रू। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डिफरेंट प्लॉट बना, राइट। ये तो तीनों लाइंस हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, चलो देखें। तो बच्चों अब इस दूसरे एक सेट ऑफ ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने नोटिस किया कि यार तीनों ग्राफ का जो स्लोप है वो सेम है। तीनों ग्राफ कोई किसी से ज्यादा कम स्टीप नहीं है, तीनों का स्लोप जो है सेम है और तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। यस, तो और क्या दिखा हमें ये भी दिखा कि तीनों एक दूसरे के पैरेलल तो है, लेकिन तीनों की जो प्लेसमेंट्स है ना वो ऊपर नीचे, मतलब कोई ऊपर है कोई नीचे है, ऐसे है। अब इससे क्या पता चल रहा है, अब वापस इन तीनों के एक्सप्रेशंस को देखो, राइट। तीनों का स्लोप सेम क्यों है, क्योंकि तीनों में x का कोफिशिएंट 1 है। x का कोफिशिएंट ही तो डिसाइड करता है स्लोप कितना होगा। तीनों में x का कोफिशिएंट 1 है, तो इसीलिए तीनों का स्लोप सेम है। अब तीनों की पोजीशनिंग ऐसी अलग अलग क्यों है, क्योंकि तीनों के इंटरसेप्ट्स अलग हैं, कहीं +4 है, कहीं -4 है, तो कहीं 0 है। अब इंटरसेप्ट के बदलने की वजह से क्या हो रहा है, ग्राफ जो है ओवरऑल ऊपर नीचे शिफ्ट हो जा रहा है। दैट इज द रीजन कि स्लोप सेम है तो तीनों का स्टीपनेस सेम है, बट तीनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, बट तीनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे, क्योंकि इंटरसेप्ट अलग है तो वो ऊपर नीचे शिफ्ट हो जा रहे हैं। सो आई गेस विथ दिस एक्सरसाइज हमें ये पता चल गया कि यार ये जो लीनियर रिलेशनशिप है इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ देख के ही हम काफी बातें बता सकते हैं उस एक्सप्रेशन के बारे में, और अगर हम मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन को देखें तब तो हम वैसे भी काफी बातें बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, उनके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सारे कवर कर लिए हैं। अब हम आ पहुंचे हैं चैप्टर के एंड पर, जहां पर आप अपनी नई एनसीईआरटी में देखोगे कि लास्ट में कुछ एंड ऑफ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड क्वेश्चंस। अब उन सेट ऑफ क्वेश्चंस में से मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी ताकि बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से कर सको। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो पे सॉल्व किया है वो सारे मैंने चेरी पिक किए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े ट्रिकी हैं, जो थोड़ा सा आपको अप्रोच समझाए, ताकि बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से कर सको। ठीक है, सो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये कह रहा है कि लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स मेड यूजिंग मैचस्टिक्स। अब ये जो हेक्सागन है ना मैचस्टिक से बनाया गया है, लाइक दिस इज 1 मैचस्टिक, दिस इज 2nd, दिस इज 3rd, दिस इज 4th, 5th एंड 6th। तो टोटल 6 मैचस्टिक से ये हेक्सागन बनाया गया है। A new hexagon gets added at every stage which shares a side with the last hexagon of the previous stage. तो पहले स्टेज में एक हेक्सागन बनाया गया, नेक्स्ट स्टेज में क्या किया गया, एक और हेक्सागन बनाया गया सच दैट पहले हेक्सागन के साथ एक कॉमन साइड हो। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें टोटल कितने मैच स्टिक्स थे, 6। अब यहाँ पर वो 6 मैच स्टिक तो है, उसके साथ में 1 2 3 4 5 मैच, ये 6 तो थे ही, प्लस उसके साथ 5 मैच स्टिक्स और ऐड कर दिए गए हैं सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या किया गया, पहले के 6 तो थे ही, उसके साथ में जो हमने 5 ऐड किया था वो भी था ही, अब उसके साथ में हमने कितना ऐड किया है, अब देखो ये जो है ना ये पॉइंट है, इसके साथ में हमने फिर से 1 2 3 4 5 ऐड किया, तो इस स्टेज में हमने 5 और मैच स्टिक ऐड कर दिए हैं। ठीक है, पहले पैटर्न को समझना जरूरी है। ठीक, मतलब हर स्टेज में हम 5 और मैच स्टिक ऐड करते चले जाएंगे। फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, इसके अगले 2 स्टेजेस को ड्रॉ करो। तो चलो ड्रॉ करते हैं, इस साइड ड्रॉ कर लेते हैं, ये लेट्स से स्टेज 4 बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर बना देंगे हम लोग स्टेज 5। ठीक है, तो स्टेज 4 में क्या होगा, तो चलो पहले तो स्टेज 3 को बना लेंगे हम, ये हमारा स्टेज 2 था, अब इस स्टेज 2 के साथ ये स्टेज 3 था, अब स्टेज 3 के साथ लेट्स से यहां से ये बनाया, तो मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 हमने एक्स्ट्रा ऐड किए, मतलब शुरुआत का ये 6 था, उसके साथ स्टेज 2 में ये ऐड हुआ, स्टेज 3 में ये ऐड हुआ, और अब स्टेज 4 में ये ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरह से स्टेज 5 बनाते हैं। चलो लेट अस से ये स्टार्टिंग में था, उसके बाद ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना,
और अब ये बना, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 अभी ऐड हुए। पहले 6 था, फिर 5 जुड़ा, फिर 5 और जुड़ा, फिर 5 और जुड़ा, और फिर अब जाके ये 5 जुड़ा। ठीक है, तो ये स्टेज 4 और स्टेज 5 हमने ड्रॉ कर दिया। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी पूछा जा रहा है हाउ मेनी मैथस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस। बताओ कि हर स्टेज में कितनी मैथस्टिक्स चाहिए होंगी। तो चलो इसके लिए हम बना लेते हैं एक टेबल। ठीक है, इस टेबल में पहले कॉलम में लिख देते हैं स्टेज, कि भाई स्टेज 1 2 3 4 5। सो फॉर नाउ अभी हम 5 स्टेज तक लिखते हैं। ठीक है, और इधर लिख देते हैं नंबर ऑफ मैथस्टिक्स। यहां पर नंबर ऑफ मैथस्टिक, अब स्टेज 1 में कितने थे नंबर ऑफ मैथस्टिक? 6। स्टेज 2 में नंबर ऑफ मैथस्टिक कितने थे? 6 + 5। स्टेज 3 में नंबर ऑफ मैथस्टिक्स कितने हैं? 6 + 5 + 5। स्टेज 4 में कितने हैं? 6 + 5 + 5 + 5। स्टेज 5 में है 6 + 5 + 5 + 5 + 5। तो देखो हर स्टेज में एक एक और 5 ऐड होता चला जा रहा है। तो अगर मुझे इस चीज के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन लिखना हो, सो इन जनरल अगर मुझे लिखना हो कि भाई किसी nth स्टेज पर कितने नंबर ऑफ मैथस्टिक्स होंगे, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको देखते हुए? स्टेज के लिए नंबर ऑफ मैथस्टिक्स कितना हो जाएगा? 6 + 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? बहुत से बच्चे कहेंगे 5n, बट गलत हो जाएगा। अब देखो सेकेंड स्टेज में क्या 5 2 बार रिपीट हो रहा है? नहीं, 5 1 बार रिपीट हो रहा है। थर्ड स्टेज में 5 3 बार रिपीट हो रहा है? नहीं, 5 2 बार रिपीट हो रहा है। फोर्थ स्टेज में 5 4 बार रिपीट हो रहा है? नहीं, 5 3 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब nth स्टेज में, अगर हम nth स्टेज की बात करेंगे तो nth स्टेज में 6 + n - 1 × 5। बात समझ में आई? 6 + 5 कितनी बार रिपीट होगा? n - 1 टाइम्स, क्योंकि 3 के स्टेज में 5 2 बार रिपीट हो रहा है। 3 - 1 2। फोर्थ स्टेज में 5 3 बार रिपीट हो रहा है। 4 - 1 3, राइट। उसी तरह nth स्टेज में 5 जो है वो n - 1 टाइम्स रिपीट होगा। तो इसको हम कह सकते हैं 6 + 5n - 5, दैट इज 5n + 1। तो 5n + 1, इस एक्सप्रेशन से हम किसी भी nth स्टेज पे नंबर ऑफ मैथस्टिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप इनको ऐड करके इनकी वैल्यूज लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो 5n + 1 से फटाफट निकाल सकते हो। 5n + 1, n की वैल्यू 1 डालो, सो 5 1 = 5 + 1 6 आ गया। 5n + 1, n की वैल्यू 2 डालो, 5 2 = 10 + 1 11। 3 5 3 = 15 + 1 16, और इनको भी ऐड करके देखो वही वैल्यू आ रही है, राइट। फोर्थ स्टेज में 5 4 = 20 + 1 21। 5 स्टेज में 5 5 = 25 + 1 26। ठीक है, तो इस तरीके से हर स्टेज में हमें इतने नंबर ऑफ मैथस्टिक्स चाहिए होंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है फाइंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, स्टेज नंबर, नंबर ऑफ मैथस्टिक्स। यार ये टेबल तो अभी अभी हमने बना दिया ऑलरेडी, राइट। तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, राइट, क्योंकि ये टेबल ऑलरेडी पिछले स्लाइड में मैंने बना दिया था। ठीक है भाई, तो ये टेबल का काम तो हमारा हो चुका है। थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैथस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। ये भी हमने पिछले स्लाइड में कर लिया। नंबर ऑफ मैथस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज विल बी 5n + 1। ये कैसे आया? पिछली स्लाइड में अभी जस्ट बताया मैंने, तो ये पार्ट भी हम कर चुके हैं। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, हाउ मेनी मैथस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न। ठीक है, अब nth स्टेज, n की वैल्यू है 15, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मैथस्टिक्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मैथस्टिक्स हो जाएगा 5 × 15। इसमें बस n की जगह 15 डाल दो। 5 × 15 + 1, 15 5 = 75 + 1, दैट इज 76। तो 15th स्टेज के लिए 76 मैथस्टिक्स चाहिए होंगे। And finally, the fifth part, can 200 matchsticks form a stage in this pattern? अगर 200 matchsticks है, मतलब number of matchsticks दिया हुआ है,
ठीक है। और बोला जा रहा है कि क्या वो इस पैटर्न का कोई स्टेज बना सकता है, इस पैटर्न में कोई स्टेज उसका हो सकता है। समझ रहे हो, जैसे हमने देखा ना स्टेज 1 में नंबर ऑफ मैचस्टिक्स थे 6, स्टेज 2 में नंबर ऑफ मैचस्टिक्स थे 11, स्टेज 3 में नंबर ऑफ मैचस्टिक्स थे 16, फिर था 21, फिर था 26, राइट, ऐसे देखा था हमने। अब सोच के देखो, जो 17 नंबर ऑफ मैचस्टिक्स से हम इस पैटर्न का कोई स्टेज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इस पैटर्न का स्टेज 3 के लिए 16 चाहिए, स्टेज 4 के लिए 21 चाहिए। 16 और 21 के बीच के किसी भी नंबर के मैचस्टिक से हम इस पैटर्न का कोई स्टेज नहीं बना सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 200 मैचस्टिक्स हो तो क्या वो 200 मैचस्टिक इस टेबल में कहीं पर भी ये 200 वैल्यू आएगी, ये पूछा जा रहा है। अब वो हम कैसे बताएंगे, बहुत आसान है। क्या करो कि 200 मैचस्टिक्स यानी कि नंबर ऑफ मैचस्टिक की वैल्यू हमको दी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इस मैचस्टिक के वैल्यू से क्या हमें कोई स्टेज नंबर मिल पा रहा है, क्या हमें n की कोई वैल्यू मिल पा रही है, ठीक है। यहाँ पे हम निकालते थे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, हमें पता था नंबर ऑफ मैचस्टिक किसी भी nth स्टेज में नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितना होता है 5n+1। बोला जा रहा है कि भाई नंबर ऑफ मैचस्टिक 200 है, तो मतलब 200 शुड बी इक्वल टू 5n+1। तो इसका मतलब 5n की वैल्यू हो जाएगी 199, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 199/5, तो ये हो जाएगा 39.8। अब देखो n की वैल्यू आ गई 39.8। n क्या है, स्टेज नंबर। अब स्टेज नंबर को क्या होना है, स्टेज नंबर n जो है इट हैज टू बी अ पॉजिटिव होल नंबर, राइट। स्टेज नंबर 1 2 3 4 5 6 तो हो सकता है, 5.2 5.9 तो नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से n इज इक्वल टू 39.8। दिस कांट बी अ स्टेज, ये कोई स्टेज नंबर हो ही नहीं सकता है। Therefore 200 मैचस्टिक्स कैन नॉट फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न। समझ आया कि नहीं आया, फटाफट से मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, क्योंकि अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सारे कर लिए हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस है जो थोड़े से घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक दो बार इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आइडिया लगेगा कि कैसे नए क्वेश्चंस को ट्राई करना है। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो मेरे हिसाब से वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो, नहीं होता है इस वीडियो को रिवाइंड करो, वापस से देखो, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है, ग्रेट। और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है, इस टाइप के और क्वेश्चंस ट्राई करो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से, और अगर वो भी सॉल्व हो रहे हैं तो यार कमेंट्स में जरूर लिखना कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि उससे जो है ना मुझे खुद भी एक अचीवमेंट की फीलिंग आएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लेकिन यार बार बार कह रही हूँ स्क्रीनशॉट से ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इनको खुद से मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहो। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी भी है, ठीक है, बट मैं बनाऊंगी आपके लिए आसान। क्वेश्चन कहता है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। ध्यान से सुनना, डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। पहले तो ये समझ लो बेसिक कॉन्सेप्ट, 2 डिजिट नंबर जैसे मान लो 23 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर में एक 10s प्लेस पे एक डिजिट होगा, 1s प्लेस में एक डिजिट होगा। यहां बोला जा रहा है कि ये जो दोनों डिजिट्स है ना, इन दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है दैट इज 3। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब दोनों डिजिट का डिफरेंस 3 है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला, मैंने बोला लेट द डिजिट्स बी x एंड y। मैंने बोला कि ये जो 2 डिजिट्स है ना, एक डिजिट x है, एक डिजिट y है। अब हमें बहुत प्रिसाइजली लिखना पड़ेगा कि अगर x एक डिजिट है, y एक डिजिट है, तो मेरा नंबर क्या बनेगा। बहुत से बच्चे फटाक से लिख देंगे xy और हो जाएगा गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सोच के देखो, अगर एक डिजिट 2 है, दूसरा डिजिट 3 है, तो आपका नंबर क्या बनता है, नंबर आपका 23 बनता है क्या? नंबर आपका बनता है 23। एक डिजिट 10s का डिजिट 2 है, तो इसका मतलब जो नंबर बनता है, क्योंकि ये 10s प्लेस पे है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ये 1s प्लेस पे है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरा नंबर बन जाता है 20 + 3 दैट इज 23। ऐसे ही नंबर बनते हैं ना डिजिट से,
बच्चों वाली चीजें बता रही हूं ताकि बेसिक से क्लियर हो। बात समझ में आई? अगर 2 डिजिट्स पता है कि भाई 10s प्लेस पे 2 है और 1s प्लेस पे 3 है, तो मेरा नंबर कैसे 23 बनता है? क्योंकि मैं 2 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूं प्लस 3 करती हूं। ठीक है, अब यहां भी वही करेंगे। नंबर क्या बनेगा? अगर मान लो x मेरे 10s प्लेस पे है और y मेरे 1s प्लेस पे है, तो मेरा नंबर क्या बनेगा? x इंटू 10 दैट इज 10x प्लस y, ये बनेगा मेरा नंबर। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो इस एग्जाम्पल को देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर 10s प्लेस पे 2 है और 1s प्लेस पे 3 है, 2 10s प्लेस पे 3 1s प्लेस में, नंबर क्या बनता है? 23। 23 कैसे बनता है? 2 इंटू 10 20 प्लस 3 23। ठीक है, तो ये मेरा नंबर बनेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन क्या है कि x और y का जो डिफरेंस है दैट इज 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, जैसे कि मान लो 23 को अगर हमने इंटरचेंज कर दिया तो ये हो जाएगा 32, करेक्ट? तो यहां पर भी अगर हमने डिजिट्स इंटरचेंज कर दिया, द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, वी गेट 143। तो पहले तो इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज्ड, जब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर देने के बाद जो मेरा नंबर बनेगा वो नंबर क्या होगा? अब क्या होगा? इंटरचेंज कर दिया तो क्या होगा? 10s की जगह पे आ जाएगा y, 1s की जगह पे आ जाएगा x, तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा? 10y प्लस x। तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर था, इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर बन गया। ठीक है, ओरिजिनल नंबर ये था। ये कौन सा नंबर था? ये था मेरा ओरिजिनल नंबर, और इंटरचेंज होने के बाद ये नंबर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है जब इन दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें 143 मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम ओरिजिनल नंबर को इंटरचेंज्ड नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 143। ठीक है, इसको देखो, 10x प्लस x हो जाएगा 11x, 10y प्लस y हो जाएगा 11y, दिस इज इक्वल टू 143। अगर यहाँ से हम 11 को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 143 अपॉन 11, 11 1 से 11, 11 3 से 33, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो अब मेरे पास नेट क्या कहानी है? एक ये इक्वेशन गिवन था, एक मुझे यहाँ से रिलेशन मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 13 प्लस 3 16, देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी 8। x की वैल्यू निकल गई। अब y की वैल्यू निकालो, y क्या हो जाएगी? x माइनस वाई इज 3, तो y क्या हो जाएगा? x माइनस 3, दैट इज 8 माइनस 3, दैट इज 5। देयरफॉर अब निकालना क्या था? फाइंड बोथ द नंबर्स। तो जो मेरा ओरिजिनल नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर क्या था? ओरिजिनल नंबर वाज 10x प्लस y, सो 10x दैट इज 10 इंटू x प्लस y, दैट इज 80 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 85। तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, और इंटरचेंज होने के बाद जो नंबर बना, इंटरचेंज होने के बाद जो नंबर बना वो हो जाएगा 58, इसी का उल्टा। ठीक है, एंड दिस इज आवर आंसर। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो ट्रिकीएस्ट पार्ट था वो क्या था? पूरे क्वेश्चन का ट्रिकीएस्ट पार्ट था ये नंबर को बनाना। अक्सर ही बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स वाई, नंबर को लिख देते हैं एक्स वाई, इंटरचेंज करके लिख देते हैं वाई एक्स, और चीजें सब गड़बड़ हो जाती है। एक्स वाई का मतलब क्या हो गया? मैंने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? अब 2 और 3 मिलके 6 तो नहीं बनाता है ना। अगर 10s प्लेस पे 2 है और 1s प्लेस पे 3 है तो हमें जो नंबर बनता है दैट इज 23 नॉट 6, राइट? तो इसीलिए हम x इंटू वाई नहीं कर सकते हैं, हमें इस तरीके से नंबर बनाना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। तो चलो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन कह रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज
x Kelvin and in Fahrenheit units as y degree Fahrenheit, the relationship between the two systems of measurement of temperature is given by the linear equation. इस इक्वेशन से दोनों के बीच का रिलेशन दिया हुआ है. इक्वेशन एक बार अलग से लिख लेते हैं. y is equal to 9/5 x minus 273 plus 32. ठीक है. फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन. ठीक है, पहले ये समझ लो कि x जो है ये डिनोट कर रहा है केल्विन में वैल्यू, y जो है ये डिनोट कर रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू. ठीक है, तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मुझे निकालना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी कि मुझे y की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, और x की वैल्यू मुझे दी हुई है. x की वैल्यू है 313, तो वैल्यू पुट करेंगे. कुछ खास है नहीं इसमें, वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, अब ये हो जाएगा 9/5 40 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया. तो चलो लेट अस लुक एट द सेकंड पार्ट नाउ. सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? द टेम्परेचर इज 158 फ़ारेनहाइट, यानी कि फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू दी हुई है, यानी कि y की वैल्यू दी हुई है. फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन, x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो अब इस रिलेशनशिप में y के जगह हम डाल देते हैं 158 इज इक्वल टू 9/5 इंटू x माइनस 273 प्लस 32. तो हम लिख सकते हैं 9/5 इंटू x माइनस 273. दिस इज इक्वल टू 158 माइनस 32 विच इज इक्वल टू 126. तो हम कह सकते हैं x माइनस 273 इज इक्वल टू 126 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9. ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36. तो x की वैल्यू हो जाएगी 14 इंटू 5 70 प्लस 273. सो दिस विल बी इक्वल टू 343 डिग्री 343 केल्विन. तो इस तरीके से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. नाउ दिस वाज अ सुपर सिंपल क्वेश्चन, बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन करते करते ना सुपर सिंपल क्वेश्चन की सिंप्लिसिटी ही नहीं दिखती है, हम उसे भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अप्रोच करने लगते हैं. सो आई थिंक दैट वाज इट. माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू इज, इस पूरे वीडियो को अगर आपने देखा है, ये क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व किए हैं, तो मैं 100% श्योर हूँ कि यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. तो फटाफट से विद इन अ डे आप एनसीईआरटी के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो. जहां पे भी डाउट्स है learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो, हम आपके डाउट्स का आंसर जरूर से करेंगे. ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मैथ्स के लिए स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत है, तो यू कैन इवन बुक आवर 1-to-1 क्लासेस. ठीक है, तो चलो मिलेंगे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो के साथ. तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे इस वीडियो के एंड तक, और मैं दिल से उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स का चैप्टर हुआ होगा क्रिस्टल क्लियर. और सिर्फ यही नहीं, मैं ये भी उम्मीद कर रही हूं कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व किया होगा. और इसके अलावा आपकी नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो भी बची हुई क्वेश्चंस हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बाय टुमारो, ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो उसके अगले दिन तक आप बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चंस को प्लीज सॉल्व कर लो, क्योंकि आपके इस पूरे चैप्टर में एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस थे उसमें से करीबन 13-14 क्वेश्चंस तो मैंने ही सॉल्व करा दिए हैं. ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चंस आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि आप खुद से सॉल्व कर पाओगे. अगर आपको डाउट्स आता है तो आप बेझिझक learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो, और हम 24 घंटे के अंदर अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे. ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहोगे इस वन शॉट सीरीज के साथ. सो क्लास 9th मैथमेटिक्स की वन शॉट सीरीज हम बहुत ही जल्द खत्म करेंगे. तो सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट लेसन, जहां पर मैं लेकर आऊंगी एक और धमाकेदार जबरदस्त वीडियो विजुअलाइज कराते हुए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए. ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय. लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, sample papers and online tests absolutely free of cost.
लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।